भारत में क्रिप्टो, क्या ये बैन है? इस पर टैक्स कितना लगता है? कहीं बैंक अकाउंट तो फ्रीज नहीं हो जाएगा? देखिए, इन सवालों को लेकर ना बहुत कंफ्यूजन है। तो आज हम इन सारी अफवाहों के बीच की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। रेडिट पर ये जो कमेंट है, ये उस आम डर को दिखाता है जो बहुत से लोगों के मन में है। दोस्तों से, खबरों से सुनी सुनाई बातें, जिनमें से आधी तो अक्सर गलत ही निकलती हैं और बस लोग उलझ कर रह जाते हैं। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। ठीक है, तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पहले हिस्से में हम उन 3 बड़े सवालों को ही लेंगे जो सबके दिमाग में घूमते रहते हैं। क्या क्रिप्टो पर बैन लगा हुआ है? टैक्स का क्या सिस्टम है? और ये जो बैंक अकाउंट फ्रीज होने वाली बात है, उसमें कितनी सच्चाई है? तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल का जवाब, क्या भारत में क्रिप्टो बैन है? सीधा सा जवाब है नहीं, क्रिप्टो पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक मिनट, ये लीगल टेंडर भी नहीं है। मतलब आप इसे रुपए की तरह दुकानों पर कुछ खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकार ने इसे एक बिल्कुल नई कैटेगरी में डाला है, वर्चुअल डिजिटल एसेट या वीडीए। अच्छा, अब जब ये साफ हो गया है कि क्रिप्टो बैन नहीं है, तो अगला सवाल उठता है कि फिर नियम क्या है? सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क, एक पूरा ढांचा तैयार किया है। आइए एक नज़र डालते हैं कि ये नियम कैसे बने और आज की तारीख में ये क्या है। भारत की जो क्रिप्टो जर्नी है ना, वो काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। 2018 में आरबीआई ने बैंकों को क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ काम करने से ही रोक दिया। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया। इसके बाद 2022 में सरकार वीडीए के लिए एक नया टैक्स सिस्टम ले आई और हाल ही में 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों को पीएमएलए कानून के दायरे में लाया गया। और अब वो नंबर जिसने क्रिप्टो की दुनिया में सबसे ज्यादा हलचल मचाई है, 30%। जी हां, भारत में क्रिप्टो से होने वाले किसी भी प्रॉफिट पर, किसी भी मुनाफे पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ 30% पर खत्म नहीं होती। असली खेल तो इन छोटी छोटी डिटेल्स में है। इस 30% टैक्स के ऊपर से ज्यादातर लेनदेन पर 1% टीडीएस भी कटता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको क्रिप्टो में नुकसान होता है तो आप उसे अपनी किसी और इनकम जैसे सैलरी या बिजनेस प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। साथ ही खरीदने की लागत के अलावा कोई और खर्च भी आप नहीं दिखा सकते। तो सवाल यह है कि आखिर इतने सख्त नियम बनाए ही क्यों गए? यहां हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा। एक तरफ हैं रेगुलेटर्स यानी आरबीआई और सरकार, जिनकी अपनी चिंताएं हैं, और दूसरी तरफ है इन्वेस्टर्स, जिन पर इन नियमों का सीधा असर पड़ता है। रेगुलेटर्स की चिंताओं को समझने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का ये बयान बहुत अहम है। उनका साफ मानना है कि क्रिप्टो करेंसी देश की फाइनेंशियल और मॉनेटरी स्टेबिलिटी यानी वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। डर यह है कि कहीं इससे अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई पर से सेंट्रल बैंक का कंट्रोल ही ना खत्म हो जाए। और इन सख्त नियमों का बाजार पर असर क्या हुआ? असर बहुत बड़ा और बहुत तेज था। जैसा कि हम देख सकते हैं, अप्रैल 2022 में नए टैक्स कानून लागू होने के फौरन बाद इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में 70% तक की भारी गिरावट आई। इससे पता चलता है कि टैक्स पॉलिसी का मार्केट पर कितना सीधा और गहरा असर पड़ा। तो ऐसे माहौल में निवेशक क्या कर रहे हैं? जाहिर है, उन्होंने खुद को ढालना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। कई लोग अब रोज की ट्रेडिंग छोड़कर लंबी अवधि के लिए होल्डिंग कर रहे हैं। कुछ लोग स्टेकिंग जैसे पैसिव इनकम के तरीके खोज रहे हैं, जबकि कुछ ने तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। और यहीं से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। एंट्री होती है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की या डीफाई की। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई बैंक या बिचौलिया नहीं होता, सब कुछ सीधे यूजर्स के बीच होता है। और यही चीज इसे रेगुलेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना देती है। तो भारतीय रेगुलेटर्स इससे कैसे निपट रहे हैं? उन्होंने एक एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच अपनाया है। इसका मतलब ये है कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्लेटफॉर्म खुद को डीफाई कहता है या नहीं। वो ये देखते हैं कि वो प्लेटफॉर्म सर्विस क्या दे रहा है। अगर वो सर्विस मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आती है तो नियम लागू होंगे, बस। अच्छा, तो असल में ये दिखता कैसा है? ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। इसे एक स्पेक्ट्रम की तरह सोचिए। एक छोर पर हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जिन्हें एफआईयू के साथ रजिस्टर करना ही करना है। दूसरे छोर पर हैं पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स, जहां रेगुलेटरी रिस्क सबसे कम है, लेकिन हाँ, जीरो नहीं है।
और बीच में आते हैं सेमी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स, जहां कंट्रोल किसके हाथ में है इस पर सब कुछ निर्भर करता है और यहीं रिस्क सबसे ज्यादा हो सकता है। तो इन सब बातों का, इस पूरी जानकारी का आखिर मतलब क्या है? इस आखिरी हिस्से में हम सब कुछ एक साथ जोड़कर देखेंगे कि भारत के इस क्रिप्टो मेज, इस भूल भुलैया से कैसे निकला जाए। ये समझना बहुत जरूरी है कि सरकार एक तरह से दोहरी रणनीति अपना रही है। एक तरफ वो अपना खुद का डिजिटल रुपया यानी CBDC ला रही है। ये RBI जारी करेगा, ये लीगल टेंडर होगा और इसकी कीमत स्थिर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ है बिटकॉइन जैसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, जिन्हें सरकार एक अस्थिर डिजिटल संपत्ति यानी VDA मानती है, जिसका मकसद सिर्फ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग है। तो अगर कोई इस मार्केट में उतरने की सोच रहा है तो कुछ बुनियादी नियम क्या हैं? पहला, हमेशा FIUND में रजिस्टर्ड एक्सचेंजों का ही इस्तेमाल करें। दूसरा, पैसा लगाने से पहले टैक्स के सारे नियम अच्छे से समझ लें। तीसरा, हमेशा छोटी रकम से शुरुआत करें, उतनी ही जितना नुकसान आप झेल सकें। और चौथा, शुरू में बिटकॉइन और इथेरियम जैसे बड़े और स्थापित कॉइन्स तक ही सीमित रहें। और आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। जैसे जैसे भारत अपने डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, वो क्रिप्टो में इनोवेशन को बढ़ावा देने और अपने फाइनेंशियल सिस्टम की सुरक्षा करने के बीच वो सही संतुलन कैसे बना सकता है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।